नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 103 के चैप्टर नंबर 7 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का भाग 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। लास्ट क्लास में जो हमने चर्चा करी थी वो चर्चा ये करी थी कि किस प्रकार से गुप्तकालीन कमजोरियों का फायदा उठाकर बहुत सारे सामंतों ने अपनी अलग अलग सत्ता को स्थापित किया, जिनमें से मैत्रक थे वल्लभी के। और इसी प्रकार से हमने पढ़ा था मौखरियों के बारे में, जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। तो सबसे पहले भाई इस चैप्टर के भाग 1 को जरूर सुनो ताकि इस चैप्टर को आप समझ पाओ। आज की क्लास में हम बात करेंगे मगध के परवर्ती तथा उत्तर गुप्त राजाओं के बारे में, कन्नौज के यशोधवर्मन के बारे में, और उसके बाद कश्मीर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहले जानते हैं मगध के परवर्ती राजाओं के बारे में। तो देखो, जब आप मगध के परवर्ती राजाओं की बात करोगे तो इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय गुप्त काल के राजा अपना शासन कर रहे थे तो यही लोग सबसे गुप्तों के अधीन शासन कर रहे थे। जिस प्रकार से मौखरी गुप्त के सामंत थे, उसी प्रकार से ये राजा भी पहले गुप्तों के क्या थे, सामंत थे। गुप्तकालीन राजाओं के सामंत के रूप में कार्य करते थे। और आप सबको पता है सामंती कौन होता है। सामंती का काम ये होता है कि वो उसे एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है और वो उस क्षेत्र से करों की वसूली राजा के लिए करेगा, और बदले में उसे वहाँ के सारे अधिकार प्राप्त होंगे। धीरे धीरे करके जो सामंती होते हैं ये उस क्षेत्र पर पूरी तरीके से अधिकार कर लेते हैं। ये अपनी सत्ता बहुत तेज गति से बढ़ाते जाते हैं, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाते जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि राजवंश कमजोरियों से जूझ रहा है तो ये इसका फायदा उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित करते हैं। बिल्कुल यही कार्य करा किन्होंने, मगध के परवर्ती राजाओं ने। तो मगध के परवर्ती राजाओं की बात करो तो ये क्या थे, पहले पहले गुप्तों के सामंत थे, और आगे चलकर इन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र रियासत घोषित कर दी। अफसर से प्राप्त एक अभिलेख से हमें इन वंश के राजाओं के बारे में पता चलता है। यानी कि एक जगह थी अफसर और यहाँ से बहुत सारे जो शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, पुरातात्विक स्रोत मिले। इन स्रोतों से हमें इन राजाओं के बारे में पता चलता है। अगर आप मगध के परवर्ती राजाओं की बात करोगे तो इनमें से एक राजा था कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवित गुप्त, इसी प्रकार से कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। यानी कि ये वंशावली आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? ये वंशावली आपको प्राप्त हुई है अफसर से प्राप्त अभिलेखों से। तो अफसर से प्राप्त जो अभिलेख हैं इसमें 3 शासकों की सैन्य उपलब्धियों के बारे में भी लिखा गया है। हालांकि ये नहीं पता चलता है कि इन शासकों ने अभियान स्वतंत्र रूप से चलाए थे या सामंत के रूप से। जैसे कि जो हर्षगुप्त था इसका हुणों के साथ युद्ध हुआ था। इसी प्रकार से जो जीवित गुप्त था इसने नेपाल के लिच्छवियों और बंगाल के गौड़ों के विरुद्ध युद्ध किया था। इसी प्रकार से जो जीवित गुप्त था और इसके उत्तराधिकारी शासक जो थे कुमार गुप्त, इन्होंने मौखरी शासक ईशान वर्मन को हराया था। यानी कि अफसर जो जगह है यहाँ से जो अभिलेख मिले वहाँ से सबसे पहली बात तो हमें क्या पता चलता है, मगध के परवर्ती राजाओं के वंशावली के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन ने इन क्षेत्रों पर शासन किया होगा। लेकिन इसमें से भी जो ये 3 शासक हैं, जिसमें से नाम हर्षगुप्त का है, जीवित गुप्त का है और उसका उत्तराधिकारी जो कुमार गुप्त था, इसके सैन्य अभियानों का भी वर्णन हमें अफसर से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। जैसा कि हर्षगुप्त ने किसके साथ युद्ध किया था? हुणों के साथ। हुण जो कि बाहरी लोग थे और इन्होंने स्कंदगुप्त के टाइम से ही हमला करना शुरू कर दिया था। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी। इसी प्रकार से जीवित गुप्त को कहाँ से युद्ध करना पड़ा? नेपाल के लिच्छवियों से और बंगाल के गौड़ों से। इसी प्रकार से जीवित गुप्त को उत्तराधिकारी जो कुमार गुप्त था इसको किससे लड़ना पड़ा? मौखरी शासक ईशान वर्मन से, और इसने मौखरी शासक ईशान वर्मन को हराया भी था। इसी प्रकार से जो अगला राजा आया दामोदर गुप्त, और फिर कुमार गुप्त का जो पुत्र आया इसे मौखरी शासक शर्ववर्मन ने हरा दिया। यानी कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही मौखरी शासक सर्ववर्मन के बारे में पढ़ा था कि वो कितना शक्तिशाली राजा था। और यहाँ पर यह बात सिद्ध भी होती है कि सर्ववर्मन ने किस प्रकार से किसको हरा दिया? दामोदर गुप्त और कुमार गुप्त, और न सिर्फ हराया बल्कि उन्हें मार भी दिया। तो मगध का कुछ भाग ना फिर मौखरियों ने क्या करा? कब्जा कर लिया इनको मारकर। कुछ समय के बाद दामोदर गुप्त के जो उत्तराधिकारी थे ये मौखरियों की वजह से केवल मालवा के कुछ क्षेत्रों तक ही सिमट गए, और आगे चलकर इन्होंने दोबारा से अपनी सर्वोच्चता स्थापित करी। आगे चलकर जो इनका शक्तिशाली राजा आया उसका नाम था आदित्य सेन, जिसने 672 के आसपास मगध पर शासन किया होगा, ऐसा हमें उसके शिलालेखों से पता चलता है। आदित्य सेन की बात करोगे तो राजा आदित्य सेन ने महाराजा अधिराज की उपाधि भी स्वीकार की थी।
अब तक की बात सिर्फ कितनी सी है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है, हम मगध के परवर्ती राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के सामंत थे और आगे चलकर इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी, जिनमें से हमें अफसर से प्राप्त अभिलेखों से कुछ राजाओं के बारे में पता चलता है और उनमें से कुछ राजाओं के सैन्य उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि जो मगध के परवर्ती राजा थे, इनका अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरीके से संघर्ष हो रहा था, चाहे वो हुणों के साथ संघर्ष हो, चाहे लिच्छवियों के साथ संघर्ष हो, चाहे बंगाल के गौड़ों के साथ संघर्ष हो, या फिर मौखरियों के साथ संघर्ष हो। हालांकि मौखरियों के साथ जो इनका युद्ध हुआ, इसका नुकसान इन्हें बड़े पैमाने पर उठाना पड़ा और इनकी बहुत सारी जो क्षेत्र थे वो मौखरियों ने अपने नियंत्रण में कर लिए। इसके अलावा इनके कुछ राजा भी मौखरियों के साथ युद्ध में मारे गए। लेकिन आगे बात करें तो इनका जो एक राजा था आदित्य सेन, ये बहुत शक्तिशाली राजा था। किसका? मगध के परवर्ती राजाओं में या उत्तरगुप्त राजाओं की बात करेंगे तो इनकी बात करें तो इनमें से आदित्य सेन ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करी थी। उसने मगध, अंग और बंगाल पर यह माना जाता है शासन किया था और ये भी संभावना है कि आदित्य सेन ने उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर भी शासन किया था। इसके अलावा अगर आप आदित्य सेन की बात करोगे तो ये भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने विष्णु जी के एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा देवगढ़ के मंदिर पर एक अभिलेख है जिसमें चौल राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 3 अश्वमेध करवाए गए थे। हालांकि आदित्य सेन ने, ऐसा माना जाता है कि चौलों के विरुद्ध विजयी अभियान चलाया होगा, लेकिन ये बात हजम नहीं होती है क्योंकि चौल साम्राज्य जो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर साम्राज्य था और ये बात शायद गलत प्रतीत होती है कि आदित्य सेन ने उन्हें हरा दिया होगा। तो इतिहासकारों की इसके बारे में ज़्यादा राय नहीं है। इसके अलावा देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त, इन सब के बारे में भी हमें अफसड़ के शिलालेखों से पता चलता है। ये माना जाता है जो विष्णुगुप्त राजा था इसने 17 वर्षों तक शासन किया। जीवितगुप्त ने जो अपना आधिपत्य वो गोमती नदी के आसपास के कुछ क्षेत्रों तक फैलाया और एक टाइम पर यह माना जाता है कि उसने मौखरी राज्य के कुछ भागों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया होगा। हालांकि जीवितगुप्त के बाद के जो उत्तराधिकारी है उनके बारे में ज़्यादा जानकारी इतिहासकारों को नहीं है। कुल मिलाकर जो कुछ यहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उससे बस ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं 8वीं शताब्दी के आसपास कन्नौज के यशोवर्मन ने जब अभियान चलाए तो इन राजाओं को उन्होंने कंट्रोल कर लिया होगा। और एक किताब है जो गौड़ राजाओं के वंश के बारे में लिखी हुई है। इस किताब से पता चलता है कि यशोवर्मन ने किस प्रकार से इन क्षेत्रों को हराया होगा। खैर कुछ भी हो, जो ये प्रवर्ती गुप्त थे इनकी शक्ति 8वीं सदी के मध्य में क्या हो गई, लगभग समाप्ति की ओर आ गई। तो अब तक की बात कितनी है? तो मगध के अगर परवर्ती राजाओं के बारे में पढ़ोगे तो ये मगध के परवर्ती राजा किसके अधीन पहले कार्य कर रहे थे? गुप्तों के अधीन कार्य कर रहे थे। किस प्रकार से? एक सामंत के रूप में। आगे चलकर जब गुप्त काल कमजोर हुआ तो इन्होंने अपनी सत्ता कैसे घोषित कर दी? इन्होंने अपनी सत्ता स्वतंत्र घोषित कर दी। अफसर से जो हमें शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उससे हमें इनके राजाओं के बारे में पता चलता है। और खासकर अगर हम बात करें हर्षगुप्त, जीवितगुप्त और कुमारगुप्त की, तो इन्होंने बड़े पैमाने पर कुछ शक्तिशाली सैन्य अभियान चलाए हैं जिसमें इन्हें सफलता ही मिली थी। हालांकि आगे चलकर मौखरियों से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर जो राजा आएगा आदित्य सेन, ये फिर से इस क्षेत्र को बढ़ावा देगा। आदित्य सेन की बात करो तो ये भागवत संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। इसने विष्णु जी के मंदिरों का भी निर्माण करवाया होगा। आगे चलकर ये माना जाता है इसने चौल राजाओं से भी संघर्ष किया था। हालांकि इसके बारे में इतिहासकारों की कोई एक राय नहीं है। आगे चलकर विष्णुगुप्त की बात करोगे तो उसने 17 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद के राजाओं के बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं। अब हम बात करेंगे कन्नौज के यशोधवर्मन के बारे में। देखो चीज़ें इतनी आसान नहीं है, अगर आप स्टेप टू स्टेप नहीं चलोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपके सामने किताब भी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ पर किताब जो है वो हाईलाइट कर रखी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी मेन मेन चीज़ें पढ़ सकते हो और अपने आंसर में मेन मेन पॉइंट डाल सकते हो। अब हम बात करेंगे कन्नौज के यशोधवर्मन के बारे में। तो देखो, जब गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम का शासन चल रहा था और उसका एक सामंत था जिसका नाम था बंधुवर्मन। देखो गुप्त राजाओं के बारे में हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था। तो गुप्त का राजाओं में एक राजा था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में उसका एक सामंत था और उस सामंत का क्या नाम था? बंधुवर्मन मंदसौर। ओ माफ़ करना, नाम क्या था उसका? बंधुवर्मन। और ये किस पर शासन कर रहा था? मंदसौर पर, जो कि पश्चिमी मालवा में एक बहुत बड़ा केंद्र था। यानी कि मंदसौर एक जगह थी जो कि पश्चिम मालवा में थी और इस पर एक सामंती था और उस सामंती का नाम क्या था? बंधुवर्मन। और बंधुवर्मन किसका सामंत था? कुमारगुप्त प्रथम का। सामंती कौन होता है ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अब देखो, मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर से प्राप्त हमें 2 शिलालेख मिले हैं।
इस शिलालेखों से हमें यशोधवर्मन के बारे में पता चलता है। हालांकि यशोधवर्मन का जो आरंभिक इतिहास है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके दरबारी कवियों में से एक कवि था जिसने प्राकृत भाषा में एक किताब की रचना करी है, जिसमें हमें यशोधवर्मन के विजयी अभियानों का वर्णन मिलता है। और यही केवल किताब जो है वो उसके शासनकाल को जानने का सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत है। और ये जो लिखी है किताब, ये लिखी है वाकपति ने। हालांकि उसने जो ये किताब लिखी है ये बढ़ा चढ़ाकर लिखी है। वो ये कहता है कि जो यशोधवर्मन था ना, इसने उत्तर और दक्षिण के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, और कुछ चीज़ें उसमें ऐसे लिखी हैं जो उसकी विजय को पुष्टि करती हैं। नालंदा में एक शिलालेख मिला है, उससे ये पता चलता है कि यशोधवर्मन ने मगध के पूरे क्षेत्र पर कहीं ना कहीं शासन कर लिया होगा। उसने बंगाल तक अभियान चलाया होगा और गौड़ शासकों को भी हराया होगा। तो कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज के जब हम इतिहास की बात करते हैं, यशोधवर्मन के इतिहास की बात करते हैं, तो ये इतिहास कहाँ से शुरू होता है? राजा बंधुवर्मन से। राजा बंधुवर्मन की बात करें तो ये मंदसौर पर क्या था, एक सामंत के रूप में शासन कर रहा था, और किसके काल में? कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। आगे चलकर जो इसका उत्तराधिकारी होगा यशोधवर्मन, यशोधवर्मन एक शक्तिशाली राजा होगा, और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसके दरबारी कवि वाकपति से मिलती है, जिसने एक पद्य रचना करी है, किताब की रचना करी है, वो भी पद्य में। इस देखो दो प्रकार के लेखन होते हैं, एक पद्य और एक गद्य। पद्य जो लेखन होते हैं वो कविताओं के रूप में लिखे जाते हैं, और जो गद्य लेखन होते हैं वो कहानी के रूप में लिखे जाते हैं। तो ज़्यादातर जो कवि थे, वो दरबारी जो कवि थे, वो राजाओं के बारे में कविताएं लिखते थे, बड़े पैमाने पर उनकी शौर्य गाथाओं का क्या करते थे? बयान करते थे। तो वाकपति की जो ये कविताएं हैं ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं। ये माना जाता है कि यशोधवर्मन ने उत्तर और दक्षिण के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली होगी। हालांकि कुछ साक्ष्य भी मिले हैं कि उसने पूरे मगध को अपने कंट्रोल में ले लिया होगा। इतना ही नहीं, बंगाल तक उसने अभियान चलाया होगा। लेकिन ये सब चीज़ें बातें कैसी हैं? संदेहपूर्ण हैं। उसका रीज़न ये है कि पूरे के पूरे उत्तर और दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, और अगर इसने इतनी बड़ी विजय प्राप्त करी थी तो इतिहास में इसका इतना बड़ा नाम क्यों नहीं है? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। इतिहासकार हालांकि लगातार खोज कर रहे हैं। आगे चलकर ये माना जाता है कि जो राजा पुलकेशिन था, इसका जो पोता था चालुक्य शासक विजयदित्य, इसके शिलालेख में हमें एक युद्ध के बारे में पता चलता है, लेकिन इस युद्ध में कहीं पर भी यशोधवर्मन का वर्णन नहीं है। यानी कि जब आप चालुक्य इतिहास का अध्ययन करोगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जब आप चोल वंश के राजाओं के बारे में पढ़ोगे, चालुक्य वंश के राजाओं के बारे में पढ़ोगे, उनके शिलालेखों का अध्ययन करोगे, उनकी किताबों के बारे में देखोगे, तो वहाँ पर कहीं पर भी कन्नौज के यशोधवर्मन का उल्लेख नहीं है। जबकि कन्नौज के यशोधवर्मन की जो कविताएं हैं उसमें यह पता चलता है कि उसने पूरे साउथ इंडिया को जीत लिया था। तो अगर उसने साउथ इंडिया को जीता होता तो साउथ इंडिया के जो शिलालेख हैं उसमें भी तो उसका नाम लिखा होता, तो उसका नाम वहाँ पर क्यों नहीं है? तो इसलिए ये माना जाता है कि उसकी विजय संदेहपूर्ण है। लेकिन उसे उत्तर का नाथ तो माना गया है, संपूर्ण उत्तरापथ का नाथ तो माना ही गया है। यानी कि उत्तर भारत को तो पक्का उसने अपने क्षेत्र में कंट्रोल करके रखा होगा। चालुक्य राजा ने शत्रुओं को हराकर गंगा यमुना नदियों के प्रतीक पालित ध्वज पताका पर भी साम्राज्य सूचक प्रतीक किए हैं। जब आप चालुक्य वंश का इतिहास पढ़ोगे अगले चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि चालुक्य राजाओं ने गंगा यमुना के मैदानों तक के क्षेत्रों को पूरी तरीके से क्या कर लिया था? अपने नियंत्रण में ले लिया था, और बड़ी बड़ी उपाधियां उन्होंने धारण करी थी। तो इस प्रकार से चालुक्य नरेश के विजय वर्णन का उल्लेख तो हमें मिलता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे स्रोत अभी नहीं मिल पाए हैं, तो हम ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि यशोधवर्मन जो था, इसकी पहचान ईशा फूमो केंद्रीय भारत के शासक के रूप में की जाती है। उसका जो मंत्री था वो बौद्ध भिक्षु था, और ये माना जाता है इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। जब हम कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कश्मीर का जो राजा था ललितादित्य, इसने भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ये माना जाता है कि अरब शासकों और तिब्बतियों के साथ इनके संबंध अच्छे थे, और इसके अलावा ये लोग चीनी सहायता की मांग कर रहे थे, क्योंकि इनको यह माना जा रहा था अगर अरब लोग लगातार आक्रमण करते रहे तो कन्नौज का जो यशोधवर्मन है इसकी सत्ता चली जाएगी। इसलिए चाहता है कि चीन इसको समर्थन दे और ये अरबों को वहीं पर कंट्रोल कर ले। खैर, यशोधवर्मन की अगर बात करें तो इसने सिंध के अरबों के विरुद्ध विजयी रहा। यानी कि अरब लोगों ने जब आक्रमण किया तो यशोधवर्मन ने इस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। ललितादित्य के साथ यशोधवर्मन सफलतापूर्वक विदेशी शक्तियों से लड़ा। यानी कि जो कश्मीर का राजा था ललितादित्य और जो कन्नौज का राजा था यशोधवर्मन, इन दोनों ने मिलकर अरबों के विरुद्ध लड़ाई करी। लेकिन जल्दी ही इनकी मित्रता टूट गई। जैसा कि आप कल्हड़ की एक किताब पढ़ोगे राज तरंगड़ी, उसमें इसका वर्णन किया है कि आगे चलकर जो कश्मीर का राजा था ललितादित्य और यहाँ कन्नौज का राजा था यशोधवर्मन, इनके बीच में लड़ाई हुई और यशोधवर्मन इस युद्ध में हार गया और यशोधवर्मन ने अपना राज्य भी खो दिया। ये माना जाता है ललितादित्य ने जो है इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया होगा। तो जब आप कन्नौज के यशोधवर्मन के बारे में पढ़ोगे
तो कन्नौज के यशोधर्मन के बारे में पढ़ते वक्त आपको सबसे पहले चीज़ें क्या पता चलेंगी भाई? तो कन्नौज के यशोधर्मन को पढ़ते वक्त आपको सबसे पहले चीज़ें ये पता चलेंगी कि ये एक गुप्त शासन के अधीन सामंत थे। मध्य प्रदेश में जो मंदसौर में जो शिलालेख मिले हैं उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। ये माना जाता है कि यशोधर्मन एक शक्तिशाली राजा था। उससे पहले उसके जो पहले के शासक थे बंधुवर्मन, वो सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। इसके साथ साथ ये माना जाता है उसने पूर्व उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीत लिया था। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसने दक्षिण भारत को जीता होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। इसके अलावा यशोधर्मन की बात करो तो कश्मीर के राजा ललितादित्य से उसके संबंध अच्छे थे शुरुआत में, और जिसकी मदद से वो अरबों के खिलाफ एक अभियान भी चलाएगा जिसमें वो अरबों को हरा देंगे। लेकिन आगे चलकर ललितादित्य और यशोधर्मन की शत्रुता हो जाएगी और इनके बीच में युद्ध होगा, और ललितादित्य जो है यशोधर्मन को हरा देगा और ये एक बड़ी हार होगी और अपना राज्य वो पूरी तरीके से खो देगा। तो ये कन्नौज के यशोधर्मन के इतिहास के बारे में हमारे चैप्टर में हमें बताया गया है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो चीज कॉन्सेप्ट इतने आसान भी नहीं है लेकिन इतने कठिन भी नहीं है। अगर एक बार, दो बार, तीन बार ढंग से सुना जाए और पढ़ा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप नोट्स भी बनाओगे तो पॉइंट टू पॉइंट एरो डालकर चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाएंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, कश्मीर के बारे में। तो देखो एक बहुत ही फेमस किताब है और हिस्ट्री ऑनर्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको उस किताब के बारे में पता होना चाहिए, और ये किताब है कल्हड़ की राजतरंगिणी। यानी कि एक लेखक थे कल्हड़, और कल्हड़ ने एक किताब लिखी थी राजतरंगिणी जिसमें उन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। तो इन्होंने कश्मीर के 12वीं शताब्दी तक के इतिहास का वर्णन इसमें किया है। तो यहाँ की अगर बात करो तो जब आपसे पूछा जाए कश्मीर के इतिहास का वर्णन कहाँ से मिलेगा आपको, तो राजतरंगिणी से मिलेगा। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। कल्हड़ की बात करो तो इस ये माना जाता है कि यहाँ पर एक शासक था गौनंद वंश, जिसने 300 सालों तक कश्मीर में शासन किया। इसके शुरुआत में जो दो भाई थे, कौन से वंश के? गौनंद वंश के। इन्होंने 80 सालों तक शासन किया था। हालांकि इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, इसलिए शासन संदेह में चला जाता है। एक नया वंश जिसका कल्हड़ को उल्लेख करते हैं अपनी किताब राजतरंगिणी में, वो वंश था नागवंश, या फिर उसे कारकोट वंश भी कहते हैं, जिसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने करी थी। यानी कि जब आप कश्मीर के इतिहास को पढ़ोगे तो ये माना जाता है कि शुरुआत में गौनंद वंश ने यहाँ पर 300 सालों तक शासन किया होगा, लेकिन इनके इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये संदेह के घेरे में है। लेकिन कल्हड़ ने अपनी किताब में राजतरंगिणी में एक और वंश की बात की है जिसका नाम है कारकोट वंश या फिर नागवंश, और नागवंश की स्थापना किसने करी है? दुर्लभ वर्धन ने। यह माना जाता है दुर्लभ वर्धन ने जो गौनंद वंश जो चल रहा था कश्मीर में, उसके अंतिम शासक बालादित्य की पुत्री से विवाह किया था, और बालादित्य के कोई पुत्र नहीं था। इसी वजह से जो दुर्लभ वर्धन है इसने सिंहासन को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। तो कश्मीर के जब आप इतिहास की बात करोगे तो शुरुआत में किसने शासन किया कश्मीर पे? गौनंद वंश ने। कितने सालों तक? 300 सालों तक। हालांकि गौनंद वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कल्हड़ की राजतरंगिणी पढ़ने पर हमें एक नए वंश के बारे में पता चलता है, नागवंश या फिर कारकोट वंश। इसकी स्थापना कौन करेगा? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन की बात करें तो दुर्लभ वर्धन ने किसी युद्ध को जीतकर कश्मीर पर शासन शुरू नहीं किया था, बल्कि उसने तो अंतिम शासक गौनंद वंश के जो बालादित्य थे उनकी पुत्री से विवाह किया। बालादित्य के कोई पुत्र नहीं था, इसी वजह से ये जो सत्ता मिली ये किसको मिल गई? ये सत्ता मिल गई दुर्लभ वर्धन को। जैसा कि चीन यात्री हेन सांग ने भी कश्मीर के इतिहास का बहुत बड़े पैमाने पर वर्णन किया है, क्योंकि वो इस समय यात्रा करने कश्मीर की आया था। तो वो बताता है कि हाँ भाई दुर्लभ वर्धन जो था यहाँ का शासन कर रहा था। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि तक्षशिला जो कि इस समय पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, सिंहपुर, उरसा, राजपुरा और पानुत्सो, ये सब कश्मीर के अंतर्गत थे। इतने बड़े क्षेत्र पर कश्मीर ने अपना नियंत्रण कर रखा था। इसी प्रकार दुर्लभ वर्धन ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ भागों पर भी शासन किया। आगे चलकर उसका पुत्र आया दुर्लभ का, और दुर्लभ वर्धन एवं दुर्बलका ने लगभग 36 साल और 50 सालों तक शासन किया। यानी कि दुर्लभ वर्धन ने 36 सालों तक शासन किया और जो उसका पुत्र आया दुर्लभ का, उसने 50 सालों तक शासन किया। आगे चलकर दुर्लभ का जो राजा था, इसका ज्येष्ठ पुत्र था चंद्रपीढ़। चंद्रपीढ़ उसका उत्तराधिकारी बना और इसने कश्मीर के राजाओं के साथ, यानी कि अरब आक्रमण जो कश्मीर पर हो रहा था उस पर क्या करा, उसका भी जवाब दिया। यानी कि इस समय अरबों का आक्रमण हो रहा है। तो अरबों का आक्रमण कब हो रहा है? दुर्लभ के जो पुत्र था चंद्रपीढ़, जब चंद्रपीढ़ शासन कर रहा था उस समय अरब लोग आक्रमण कर रहे थे। तो ऐसे में चीनी शासकों ने अपना दूत अरबों के विरुद्ध सहायता के लिए भेजा। यानी कि चंद्रपीढ़ की सहायता के लिए चीनी राजाओं ने अपनी क्या करी? सहायता दी। जैसा कि कल्हड़ ने अपनी किताब में लिखा है कि जो ये चंद्रपीढ़ राजा था, चंद्रपीढ़ राजा अपनी दया के लिए बहुत जाना जाता था, अपने न्याय के लिए तो ये बहुत ही फेमस था। कल्हड़ उल्लेख करते हैं, पता है क्या, कि एक बार ना ये मंदिर बनवा रहा था। कौन? चंद्रपीढ़। तो मंदिर जहाँ बनवा रहा था वहीं पर ना एक बंदा था जो कि चर्म शोधक कार्य करता था।
तो लोगों ने कहा कि भाई देख यहाँ पर मंदिर बनने वाला है, तो यहाँ से अपनी झोपड़ी हटा दे क्योंकि तू एक अछूत कार्य करता है। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने अपने अधिकारियों को दोषी माना कि भाई तुम उस जगह मंदिर क्यों बनवा रहे थे, तुम कहीं और भी तो मंदिर बनवा सकते हो, उस व्यक्ति को यहाँ से क्यों हटा रहे थे। तो इससे पता चलता है वो कितना दयालु राजा था। लेकिन जब चंद्रपीड़ मरा और उसका छोटा भाई सिंहासन पर आया तो उसका छोटा भाई बहुत ही क्रूर था, बहुत ही अत्याचारी था। उसने बड़े पैमाने पर रक्तपात भी मचाया। तो आगे चलकर उसका छोटा भाई बना ललितादित्य राजा। और ललितादित्य की बात करो तो कश्मीर के इतिहास में सबसे महान जो राजा था वो था ललितादित्य। ललितादित्य की बात अगर आप करोगे तो ललितादित्य 724 के आसपास सिंहासन पर बैठता है और उसने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए। उसने कन्नौज के राजा यशोधवर्मन के साथ सहायक संधि भी करी और तिब्बतियों को भी हराया। ललितादित्य की बात करोगे तो ललितादित्य राज्य की जो उत्तर सीमाएं थीं वो पहाड़ी जनजाति जैसे दर्द, कंबोज और तुर्की के विरुद्ध भी उसने सफल रहा, यानी कि इन सब के खिलाफ भी उसने सैन्य अभियान चलाए और इन सैन्य अभियानों में उसे विजय भी घोषित किया गया। आगे चलकर यशोधवर्मन के खिलाफ वो युद्ध खुद लड़ेगा। हालांकि शुरुआत में वो यशोधवर्मन का साथ देगा अरबों के आक्रमण के खिलाफ, लेकिन आगे चलकर इसकी लड़ाई होगी और ये यशोधवर्मन को हरा देगा। और इस प्रकार से ना सिर्फ कश्मीर बल्कि कन्नौज का स्वामी बन जाएगा कौन, ललितादित्य। तो कश्मीर के इतिहास की बात करोगे तो कश्मीर का इतिहास आपको कहाँ से पता चल रहा है, राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी किसने लिखी है, कल्हड़ ने। कल्हड़ क्या बताता है कि शुरुआत के 300 सालों तक किसका शासन था, गौनंद वंश का। गौनंद वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बालादित्य। बालादित्य का कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी जिसका विवाह किसके साथ करता है, दुर्लभ वर्धन के साथ। और दुर्लभ वर्धन के राजा बनते ही एक नए वंश की स्थापना होती है कश्मीर में जिसका नाम क्या था, कारकोट वंश या फिर नागवंश। दुर्लभ वर्धन के बाद जो उसका पुत्र होगा दुर्लभ का, वो शासन कर लेगा। और फिर दुर्लभ का जो पुत्र होगा चंद्रपीड़, ये शासन करेगा। ये बहुत ही दयालु राजा होगा। लेकिन आगे चलकर जो उसका भाई शासन करेगा ये बहुत ज़्यादा क्रूर राजा होगा। और आगे चलकर जब सबसे छोटा भाई ललितादित्य शासन करेगा तो ये बहुत ज़बरदस्त राजा होगा। ये अपने समय में बड़े पैमाने पर अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा और बहुत सारे राजाओं को हराएगा। इसका जो सबसे बड़ा युद्ध होगा वो होगा कन्नौज के यशोधवर्मन से। और यशोधवर्मन को हराकर ये एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने यहाँ जीत लेगा और वर्तमान का उड़ीसा और उस समय का जो कलिंग था यहाँ तक ये अपनी सीमाओं को कंट्रोल कर लेगा। ये माना जाता है जो गौड़ शासक बंगाल में शासन कर रहे थे ये तो इतना डर गए थे, इन्होंने बिना युद्ध के ही अपना क्षेत्र इसको सौंप दिया। इसके बाद इसने पश्चिम में सैन्य अभियान चलाया और पश्चिम में जो कोंकणी क्षेत्र था, वर्तमान में गोवा के आसपास का जो क्षेत्र था, ये पूरा पूरा इसने जीत लिया। द्वारका तक इसने अपना अभियान चलाया। इसके अलावा इसने कंबोज, तुखारा, भोट्टा और दारदा मामुन्नी नामक राज्यों को भी जीता, जिसमें से भोट्टा तिब्बती राज्य था और तुखारा एक तुर्की राज्य था। इसके अलावा उसकी विजयों ने उत्तर भारत में गुप्तों के साम्राज्य के बाद कश्मीर राज्य को सबसे शक्तिशाली बना दिया। यानी कि गुप्त काल के बाद अगर आप एक शक्तिशाली राजा को देखोगे तो वो शक्तिशाली राजा था ललितादित्य, जो कि एक कश्मीर का राजा था। कश्मीरी उसे सार्वभौम सम्राट बुलाते थे, यानी कि पूरे पूरे भारत का सम्राट उसे बुलाते थे। ये माना जाता है उसने अपने साम्राज्य को सुंदर नगरों में विभूषित किया। उसने बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें बनवाई, बहुत अच्छे अच्छे भवन बनवाए, बौद्ध विद्वानों को उसने अपने दरबार में संरक्षण दिया, बहुत सारे मंदिर और देवताओं की प्रतिमाओं से इस क्षेत्र को सजाया। कल्हड़ उसे एक बहुत ही अच्छे शासक के रूप में दिखाता है। हालांकि उसके शासनकाल के कुछ दोष भी थे, जिनमें से एक दोष ये था कि जब वो अपनी शक्ति के उन्माद में, शक्ति के नशे में चूर था, तो पता क्या हुआ, उसने एक नगर को जला देने का आदेश दिया। हालांकि उसके बाद उसे जब वो शांत हुआ तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने पूरे पूरे नगर को जलाने का आदेश दे दिया, वहाँ के लोग मारे जाएंगे। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके मंत्रियों ने उसके आदेश को नहीं माना तो बहुत खुश हुआ कि अच्छा हुआ तुमने अच्छा किया। एक दूसरा कहानी और है उसके बारे में जो कि बहुत भयानक है। उसने बंगाल के गौड़ शासक को कश्मीर में बुलाया और पता है क्या कहा कि तुम सुरक्षित हो, चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और इसके लिए उसने ना शपथ के रूप में विष्णु पनहंस केशव का चित्र बनवाया। लेकिन जब वो राजा कश्मीर में आया तो उसकी हत्या इसने करवा दी। हालांकि क्यों करवाई ये हत्या इसके बारे में उद्देश्य नहीं पता। तो वैसे तो ललितादित्य एक बड़ा जबरदस्त राजा था, उसने बहुत बड़े सैन्य अभियान करे और बहुत बड़े क्षेत्रों पर शासन भी किया। वो बहुत दयालु किस्म का राजा भी था। उसने सुंदर नगरों की स्थापना करी, बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करी, बौद्ध विद्वानों को संरक्षण भी दिया। लेकिन उसके दो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्रूर राजा भी था। हालांकि जिस राजा को उसने मारा, गौड़ राजा को जिसने हत्या करवाई, उसके अनुयायियों ने बंगाल से कश्मीर तक की यात्रा करी। उसने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। इसके अलावा पुजारियों ने द्वार बंद कर दिए थे लेकिन बलपूर्वक उन्हें खुलवाया गया। बंगाली नायक विष्णु रामास्वामी की प्रतिमा तक उसने क्या करी, स्थापित करवाई। हालांकि उसने कुछ जो प्रतिमाएं थीं उनको टुकड़ों में विभाजित करवा दिया, बहुत सारे मंदिरों को भी उसने तोड़वा दिया। ये माना जाता है कि उसने मूर्तियों को भी तोड़वा दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से जो लड़ाई हो गई थी इस चक्कर में। तो ये माना जाता है, कल्हड़ बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं
ये उसे एक क्रूर राजा के बारे में बताती हैं, लेकिन फिर भी वो एक साहसी था, प्रेम था। कल्हड़ आगे लिखता है कि ये जो यात्रा थी ये पूर्ण की एक जवानी थी, पूर्ण की एक जानी थी, और श्रद्धा और रामास्वामी के जो मृत मंदिर थे उसके लिए भी ये सब दिखता है कि गौड़ नायकों की प्रसिद्धि से ये सारी चीज़ें भरी हुई है। तो कुल मिलाकर गौड़ राजाओं के जो समृद्धि थी उसे मिटाने के लिए सब ये कार्य कर रहा है। ललितादित्य के बाद उसके उत्तराधिकारी इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हुए, उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने में असक्षम थे। परिणाम स्वरूप इस वंश का क्या हो गया, अंत हो गया, जो कि नागवंश के नाम से जाना जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आगे इस चैप्टर की अगर आप बात करोगे तो आगे इस चैप्टर में उत्तर गुप्त काल की प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो उत्तर गुप्त काल की प्रकृति कैसी थी भाई? तो उत्तर गुप्त काल की प्रकृति ये थी कि कोई भी एक बड़ा राजा यहाँ पर शासन नहीं कर रहा था, छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियाँ अपना सर उठा रही थी। और इनमें से अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ की मौखरियों की बात हमने करी, कश्मीर के ललितादित्य की बात करी, ठीक इसी प्रकार से बंगाल में गौड़ों की हमने बात करी, और हमने इसी प्रकार से मगध के परवर्ती गुप्तों की बात करी, कन्नौज के मौखरियों के बारे में पढ़ा, थानेश्वर के पुष्यभूतियों के बारे में पढ़ा। तो उत्तर गुप्त काल की प्रकृति की अगर हम बात करें तो उत्तर गुप्त काल की जो प्रकृति इसमें छोटी छोटी रियासतें शासन कर रही थी। जहां गुप्त काल को हम स्वर्ण युग मानते हैं वहीं उत्तर गुप्त काल को हम काला युग के नाम से जानते हैं। इस काल की अगर बात करो तो यहाँ पर महान क्षेत्रीय शासकों का उदय होगा, क्षेत्रीय शक्तियाँ अपना सिर उठाएंगी, हालांकि कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होगी। ऐसे में केंद्रीय शक्तियों का पतन होगा और नई नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा। बड़े पैमाने पर युद्ध होंगे, हर एक मुखिया तंत्र छोटे छोटे राज्यों में तब्दील हो जाएगा। हर एक विद्वान इस काल को सामंती बताते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो पहले गुप्तों के अंतर्गत सामंत थे, इन सामंतों ने ही अपना अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो कुल मिलाकर जो पूरा चैप्टर हमने अब तक पढ़ा है उसी की एक समराइज किया गया है इस पैराग्राफ में। ठीक है भाई। कुछ इतिहासकार जैसे कि रोमिला थापर, बीडी चट्टोपाध्याय कहते हैं कि जो ये काल था, ये काल एक ऐसा काल था, ये समय एक ऐसा समय था जिसमें छोटे छोटे वंश नई नई शाखाओं को स्थापित कर रहे थे, नए नए राज्यों की स्थापना कर रहे थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि भारत में कोई भी एक सेंट्रल पावर नहीं थी। इसके अलावा इस काल की अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करोगे तो ब्राह्मणवाद बहुत तेज गति से बढ़ रहा था, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किया जा रहा था, और गुप्त काल में भी ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर भूमि दान दिया गया, और उत्तर काल में भी ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर भूमिदान दिया गया, जिसकी वजह से समाज में ब्राह्मणों का जो सर्वोच्चता है वो बढ़ती चली गई। लोक संस्कृति और दरबारी संस्कृति बहुत ज़्यादा चलती गई। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर चलती थी, बहुत सारे रीति रिवाज चलते थे। संस्कृत जो थी वो कुलीन वंश की भाषा थी। राजनीतिक रूप से अगर आप बात करोगे तो जितने भी राजा थे उन राजाओं के निर्माण में ब्राह्मणों ने ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। ये ब्राह्मण ही थे जो राजा को राजा बनाने में एक बड़ा योगदान देते थे, बदले में राजा इन्हें भूमिदान दिया करता था। भूमिदान की प्रथा से जो था वो धीरे धीरे करके, भूमिदान की प्रथा से जो बात हुई वो ये हुई कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे शक्तिशाली समूहों का उदय हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को भूमिदान दे दिया जाता था उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर उस व्यक्ति का कंट्रोल हो जाता था। आगे चलकर ये पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और नए नए प्रकार से शासन व्यवस्था की स्वीकारता को बढ़ावा देंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर गुप्त काल की प्रकृति क्या थी? कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था, बड़े पैमाने पर युद्ध हो रहा था, इसे काला युग भी जाना जाता है। सामाजिक व्यवस्था की बात करोगे तो ब्राह्मणवाद अपनी सर्वोच्चता पर होगा, ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर भूमिदान दिए जाएंगे और धीरे धीरे करके ये शक्तिशाली भूमिधारक समूह के रूप में उभर जाएंगे। राजा को जो पहचान देगा वो ब्राह्मण ही देगा। और सामंतों की अगर बात करें तो सामंत एक शासन के अधीन के रूप में कार्य करते थे, लेकिन जब शासक कमजोर हो जाता था तो ये सामंत अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते थे। कुल मिलाकर अगर आप बात करोगे तो नए नए वंशों का उदय होगा, नए नए क्षेत्रों का उदय होगा। इसके अलावा लोग अपने कुल के नाम से जाने जाएंगे, कृषि के अंतर्गत नई नई परिवर्तन आएंगे और धीरे धीरे करके समाज में अलग अलग स्तरों की स्थापना होगी। नए नए राज्यों और सामंतों के बीच में संबंध स्थापित होगा और राज्य पूर्व समाजों में राजतंत्र स्थापित होगा। व्यापार में वृद्धि होगी, वाणिज्य कर में भी वृद्धि होगी। उत्तर गुप्त काल की यही प्रकृति है। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर में कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे महाराजा अधिराज, ये बड़ी बड़ी उपाधियाँ थीं जो कि बड़े बड़े राजाओं द्वारा ली जाती थी। सामंत की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि सामंत कौन थे, और जागीरदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आशा है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर थोड़ा सा लेंथ ही रहा है, उसका कारण ये है कि कई कई चीज़ों को हमने दोहराया है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।